हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स में हमारा मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अगर हमने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्टिक्स की आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, जितनी भी हमने अब तक प्रोवाइड की हैं। तो स्टूडेंट, आज हम रे ऑप्टिक्स में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाशिक यंत्र, जो कि रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेसन है। इसके बाद आपको तरंग प्रकाश की या फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपके 4 लेसन्स हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ध्रुवण, विवर्तन एंड व्यतिकरण। ठीक है, उसके साथ ही हमारा जो ऑप्टिक्स का पोर्शन वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग है हमारी आंख की समंजन क्षमता। इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। देखो, आप सभी को पता है हमारी आंख है क्या। हमारी आंख एक प्राकृतिक लेंस है और इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। सपोज करो, अगर ये मार्कर मेरे पास रखा हुआ तो मैं क्या करता हूँ, हमारी आंख क्या करती है, अपने आप ही अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करती है और ये मार्कर हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। अगर इसी मार्कर को हम दूर लेके चले जाएं तो हमारी आंख क्या करती है, अपनी फोकस दूरी को अपने आप ही परिवर्तित कर देती है और उसके बाद ये मार्कर अगर दूर रखा हुआ है फिर भी हमें क्लियर दिखाई देता है। होता है नहीं होता, सभी को पता होगा। तो इसमें हमारी आंख क्या कर रही है, एक प्राकृतिक लेंस की तरह कार्य कर रही है और इस प्रकार प्राकृतिक लेंस में एक क्षमता है कि अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि हमारी आंख एक प्राकृतिक लेंस है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है और आंख की इसी क्षमता को आंख की समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हो तो आप क्या कहोगे कि हमारी जो आंख है एक प्राकृतिक लेंस है और इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। नेत्र आंख की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट डाला स्टूडेंट। देखो, हमारी आंख जो है वो अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर केवल 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसी को स्पष्ट देख सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो वो उसे केवल तभी देख पाएगा स्पष्ट जब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। उससे आगे है या फिर उससे पीछे है, वो वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसको याद रखना स्टूडेंट कि जो व्यक्ति होता है या फिर हमारी जो आंख है वो अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर केवल 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु होती हैं उनको ही स्पष्ट देख पाती है और इसी दूरी को स्टूडेंट हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखना, कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूज प्रकाशिक यंत्र में होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आंख का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, आंख का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और दूर बिंदु जो है वो अनंत पर होता है। कहां पर होता है? अनंत पर। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्लियर है सभी को? ये तो हो गया स्टूडेंट आंख की समंजन क्षमता के बारे में कि आंख हमारी क्या है, उसकी समंजन क्षमता किसे कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। उसके बाद बात आती है दर्शन कोण की। इसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअल एंगल। क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने 2 वस्तुएं दिखाई हैं, एक है हमारी ए बी और एक है ए डैश बी डैश। ये आंख बनी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी क्या है? आंख। अब देखो, अगर ए बी से कोई प्रकाश किरण चलेगी तो देखो इस तरीके से, ये क्या हमारा नेत्र लेंस है, ये क्या है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नेत्र लेंस है। तो देखो किरण जाएगी इसके यहाँ से ब्लू सेंटर से होके कहाँ पे, ये वाली देखो कहाँ फोकस हो रही है, ये हो रही है यहाँ पर D1 पे जाके। तो CD1 क्या होगा? CD1 प्रतिबिंब बन जाएगा किस वस्तु का स्टूडेंट? इस AB वस्तु का। AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? CD1, जो कि रेटिना पर बनेगा। आप सभी को पता है कि आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। और अगर A डैश B डैश का हम प्रतिबिंब बनाए तो देखो कहाँ जा रही किरण, ये वाली जाएगी सीधी, ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, D पे जाके मिलेगी। तो CD जो होगा स्टूडेंट इस A डैश B डैश का प्रतिबिंब होगा। तो हमने क्या देखा, अगर हम CD को देख रहे हैं स्टूडेंट तो CD का आकार देखो छोटा सा है, लेकिन CD1 का जो आकार है वो बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु पास रखी हुई है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो वस्तुएं हैं वो आंख पर कोई कोण बनाती हैं। जो वस्तुएं हैं अगर वो पास है या दूर है इससे मैटर नहीं करता, वो वस्तुएं आंख पर कोण बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दर्शन कोण या विजुअल एंगल। तो कोई भी वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे उस वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट। अगर मैं इस ए बी वस्तु की बात करूं तो ए बी वस्तु देखो आंख पर कितना कोण बना रही है, ए बी वस्तु देखो कितना बना रही है? बीटा। और जो ए डैश बी डैश वस्तु है वो कितना बना रही है? देखो अल्फा। अब इसमें आप बीटा और अल्फा में आपको किसका मान दिखाई दे रहा है ज़्यादा? बीटा का मान। तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
बीटा का जो मान है वो अल्फा से ज़्यादा है। इसी वजह से ए बी का जो आकार है, ए बी जो है वो बड़ी दिखाई देगी और ए डैश बी डैश जो है वो छोटी दिखाई देगी। तो किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना आंख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अगर वस्तु पास रखी हुई है तो बड़ा दर्शन कोण बनाती है, इसलिए वो बड़ी दिखाई देती है। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम दूर लेके चले जाएं, अब वस्तु कहाँ है, वो दूर है, अब वो दूर जा चुकी है तो वो छोटा दर्शन कोण बनाएगी। देखो यहाँ पर अब ये दर्शन कोण देखो छोटा बना रही है, इसी वजह से ये जो ए डैश बी डैश है इस ए बी की अपेक्षा में छोटी दिखाई दे रही है। आकार तो देखो दोनों का बराबर है, लेकिन दूर और पास की वजह से हमें छोटी और बड़ी दिखाई देती है। तो क्लियर है सभी को, कोई भी वस्तु छोटी कब दिखाई देगी, जब वो आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाएगी, और बड़ी कब दिखाई देगी, जब वो बड़ा दर्शन कोण बनाएगी। तो किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना आंख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है ना सभी को, ये याद हो जाएगी, डेफिनेशन बहुत ईजी है। कोई भी वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है, जैसे मैंने यहाँ पर दो वस्तुएं ले रखी हैं, ए बी जो है वो कितना दर्शन कोण बना रही है स्टूडेंट, बीटा, और ए डैश बी डैश जो है वो कितना बना रही है, अल्फा। तो बीटा और अल्फा क्या है स्टूडेंट, इन वस्तुओं के द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण। सभी को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा रेटिना होता है आंख में, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम स्टूडेंट ये आई है, ये जो है आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, तो सभी को इतना तो पता होना चाहिए। वैसे मैं नेत्र वाला जो चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगली जो हेडिंग आती है स्टूडेंट वो आती है आवर्धन क्षमता। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नीफाइंग पावर। क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। अब समझना, अब हम किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखना चाहते हैं। ठीक है, किसी प्रकाशिक यंत्र से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अब देखो, जब प्रकाशिक यंत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखोगे तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब वो प्रतिबिंब हमारी आंख पर कोई ना कोई दर्शन कोण बनाएगा, वो प्रतिबिंब हमारी आंख पर कोई ना कोई दर्शन कोण बनाएगा। तो उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा, देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उस यंत्र से बने जिस यंत्र से हम देख रहे हैं उस यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण। अब वो प्रतिबिंब आंख पर कोई ना कोई दर्शन कोण बनाएगा। सपोज करो बीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, बीटा। तथा अगर हम उस वस्तु को बिना प्रकाशिक यंत्र के केवल आंख से देखें, जब आंख से उस वस्तु को देखोगे तो वस्तु आंख पर दर्शन कोण बनाएगी। तो मैंने यहां पर यह लिखा है, तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात को, अगर मैं इसको मानूं अल्फा, तो यही क्या कहलाता है स्टूडेंट, एम, जिसको हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो अगर हम किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाशिक यंत्र से जब उसको देखोगे तो प्रतिबिंब जो है वो आंख पर कोई ना कोई दर्शन कोण बनाएगा। तो मैंने वो क्या माना है, बीटा। और जब हम उस वस्तु को केवल आंख से देखेंगे, जब उसे आंख से देखोगे तो वो वस्तु आंख पर दर्शन कोण बनाएगी, उसको हमने माना है अल्फा। तो इन्हीं दोनों का जो अनुपात है वो आवर्धन क्षमता कहलाती है, जिसका यूज स्टूडेंट हम सभी प्रकाशिक यंत्र में करने वाले हैं, चाहे आपका खगोलीय दूरदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या फिर परावर्तक दूरदर्शी हो। इस एम का यूज हम तीनों में करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में ये तीन ही प्रकाशिक यंत्र हैं। तो आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है वो क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता जो है वो उस यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के, हमें अब यंत्र नहीं लेना है, बिना यंत्र के केवल अगर आप उसे आंख से देखते हो तो आंख से देखने पर वस्तु जो है वो कोई ना कोई दर्शन कोण जरूर बनाएगी। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो, इन्हीं दोनों का जो अनुपात है, इसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पहली हेडिंग थी हमारी आंख की समंजन क्षमता, क्लियर हो गई होगी। दर्शन कोण किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, और आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करो। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत करना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्र की तरफ। ये जो चैप्टर स्टूडेंट मैं आपको 2 दिन में या 3 दिन में, 2 दिन कोशिश करूंगा 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो हमारे पास स्टूडेंट जितना टाइम होता है, आप सभी को पता है कि हम 6 से लेकर 7 डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर बड़ी वीडियोस ना प्रोवाइड करें, हम छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर 1-1 घंटे की वीडियोस बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1-1 घंटे की वीडियोस प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि आपको हम एक वीडियो नहीं दे रहे हैं, 7 से लेकर 8 वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, टेंशन ना लो, पूरा कोर्स आपका नवंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। ओके, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक हेडिंग कराई जा रही है स्टूडेंट। नहीं तो हाँ, आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आपको पूरा कोर्स कोई नहीं करा रहा है, कहीं से कुछ टॉपिक उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, उससे फायदा क्या। अगर सपोज करो जो हमने टॉपिक छोड़ा अगर वही बोर्ड परीक्षा में आ गया तो पता नहीं है ना बोर्ड परीक्षा में क्या आ जाए। तो हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, वो भी बेस्ट तरीके से। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्रों की। देखो प्रकाशिक यंत्र होते क्या हैं, ऐसे यंत्र जिनके द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है, ऐसे यंत्र जिनके द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है उनको कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। अब होते क्या है, देखो कैसे होते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपके कोर्स में स्टूडेंट देखो 3 प्रकाशिक यंत्र हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी रचना क्या है, उनकी कार्यविधि क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, उनका कार्य क्या है, सब कुछ। तो पहले जानते हैं कौन कौन से प्रकाशिक यंत्र आप पढ़ोगे। पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो स्टूडेंट
हम इस कोर्स में आपको मतलब इस चैप्टर में आपको 3 प्रकार के यंत्र पढ़ाने वाले हैं। पहला है स्टूडेंट खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा है स्टूडेंट यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा है आपका परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। ये 3 प्रकार से यंत्र हैं स्टूडेंट जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। खगोलीय दूरदर्शी है, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और परावर्तक दूरदर्शी है। देखो पहले तो इनका काम जान लो स्टूडेंट क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी, अगर हमें अंतरिक्ष में छोटे छोटे तारों को देखना है तो वहाँ पर हम खगोलीय दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, अगर उनको देखना है तो हम यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यूज करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी का भी काम स्टूडेंट इसकी तरह ही होता है, लेकिन इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, बहुत ही स्पष्ट होते हैं और चमकीले बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम परावर्तक दूरदर्शी को यूज करते हैं। सॉरी। अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो देखो थोड़ी थोड़ी जान लो इनके बारे में। आज मैं केवल बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट एक एक टॉपिक में वहाँ पर आपका क्लियर करूँगा। पहले खगोलीय पढ़ाऊंगा, फिर यौगिक पढ़ाऊंगा और फिर परावर्तक दूरदर्शी पढ़ाऊंगा। आज हम केवल बेसिक जानते हैं कि इनका रियल मीन है क्या, ओके। अगर खगोलीय दूरदर्शी की बात करें तो स्टूडेंट देखो इस तरीके से एक कोई बेलनाकार नली होती है जिसमें 2 लेंस कसे होते हैं। एक लेंस जो है स्टूडेंट वो बड़े आकार का होता है और एक लेंस जो है स्टूडेंट वो छोटे आकार का होता है, ठीक है ना। आपको सही तरह ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये खगोलीय दूरदर्शी है। बिल्कुल इसी तरीके का उसका बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ये क्या स्टूडेंट, ये होता है अभिदृश्यक लेंस। क्या? अभिदृश्यक लेंस। और इसकी फोकस दूरी को हम मानते हैं FO। क्या मानते हैं? FO। और ये जो होती है स्टूडेंट, ये होती है नेत्रिका या आईपीस, नेत्रिका। और इसकी फोकस दूरी होती है FE। ये तो खगोलीय दूरदर्शी हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट इसमें एकदम उल्टा सा हो जाता है इसका। बहुत ही ईजी है, अगर आप समझोगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि पूछो मत। अब ये जो है स्टूडेंट, ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये इसमें नेत्रिका है, इसकी फोकस दूरी यहां पर हम FE लेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टूडेंट अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और इसकी फोकस दूरी को हम FO से लेते हैं, ठीक है। अब दोनों में अंतर जान लो क्या है। ये एक बेलनाकार नली होती है जिस पर ये दोनों लेंस लगे होते हैं। इस तरीके से दिखा सकते हो आप, सेम इधर हो जाएगी। ये तो गया स्टूडेंट खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब समझ लो है क्या ये। एक बेलनाकार नली है, उसके एक सिरे पर बड़े आकार का एक अवर्धक उत्तल लेंस लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसकी तरफ इसको हम लगा देते हैं और अपनी जो आंखें हैं स्टूडेंट हम नेत्रिका की तरफ रखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें अभिदृश्यक लेंस बड़े आकार का होता है और नेत्रिका छोटे आकार की होती है। तो ये तो होता है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। लेकिन अगर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक बेलनाकार नली है, इसमें एक छोटे आकार का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और दूसरे सिरे पर बड़े आकार का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम कहते हैं नेत्रिका। दोनों में अंतर यही है कि इसमें अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और इसमें नेत्रिका बड़ी होती है। इसका एकदम अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्राप्त हो जाएगा। ये क्या करता है, जो वस्तुएं बहुत दूर स्थित हैं अगर उन्हें हम बड़े आकार में देखना चाहते हैं तो हम खगोलीय दूरदर्शी को यूज करते हैं। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, जो वस्तुएं आंखों से दिखाई नहीं देती हैं उनको हम इसके द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। या खगोलीय दूरदर्शी क्या करता है, दूर की जो वस्तुएं हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती तो हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी, तो उनका बड़ा करके ये दिखाता है। और जो वस्तुएं आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, सूक्ष्म आकार की होती हैं, उनको ये बड़ा करके दिखाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में होता है क्या स्टूडेंट, एक बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा होता है और नेत्रिका नीचे लगी होती है, ठीक है। और जिस वस्तु को बहुत दूर रखी है उसको देखते हैं, इस तरीके से कुछ बन जाता है इसका प्रतिबिंब, जो कि मैं आपको आगे जाके सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो अभी स्टूडेंट हमने क्या जाना, खगोलीय दूरदर्शी कैसे बनता है, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है, ये हमारा ये है, और ये वाला जो है स्टूडेंट ये है। परावर्तक दूरदर्शी स्टूडेंट इस तरीके से मैंने बना दिया है। सभी का काम एक ही है, वस्तुओं को देखना।
कोई छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है तो कोई दूर की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, दूरबीन आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, दूरबीन का मतलब है खगोलीय दूरदर्शी। क्या है? खगोलीय दूरदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी, अगर आप बायो की लैब में गए हो तो वहां पर ये रखा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या रखा होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि ये छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे अमीबा होते हैं या फिर जीवाणु होते हैं, उनको हम इसके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो और परावर्तित दूरदर्शी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आज तो बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इसका बेसिक बता दिया आपको। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको खगोलीय दूरदर्शी कंप्लीट कराएंगे, फिर यौगिक, और इन दोनों को एक में ही कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज तो बस हम इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो क्या क्या पढ़ा है आज हमने। तो वीडियो अच्छी लगी ना, एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत करना।